हेलो क्लास, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, अमन ध्यान देना ना, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा रहे हैं तुमको। ओके, तो सबसे पहले जानो इलेक्ट्रिक डायपोल असल में होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच देयर आर टू चार्जेस आर प्रेजेंट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। एक चार्ज होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्मॉल इंटरवल होता है या स्मॉल गैप होता है। ठीक है, इस स्मॉल गैप को अपन मान के चलते हैं 12। अब देखिए 12 ही क्यों मानते हैं, इसका सिग्निफिकेंस हम आगे जानेंगे कि कैसे 12 मानते हैं, 12 ही क्यों लेना पड़ता है ये देखेंगे। बट उससे पहले जानिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है 12, 2a 2x whatever you want to take you can take। ठीक है, अच्छा अब ये जो दो चार्जेस होते हैं ना, इनका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। एक होगा यदि पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। तो दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होगा, अपोजिट। क्या होगा, अपोजिट। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। आप चाहो तो नेगेटिव इधर रख सकते हो, पॉजिटिव इधर रख सकते हो, समझ आया। अच्छा, तो नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो टू अपोजिट चार्जेस लिख देते हैं यहाँ पर, टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस। ठीक है, और अपोजिट इन नेचर, और अपोजिट इन नेचर बट हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, बट हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो दो चार्जेस जो कि अपोजिट नेचर के होते हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इस अरेंजमेंट को या इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। समझ आया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका सेंटर और ये दूसरा चार्ज का सेंटर, इन दोनों के सेंटर से जो दूरी है, एक दूसरे के सेंटर से के बीच की जो दूरी है, इसी बीच की दूरी को अपन बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। समझ आया, ये हो गया आपका डायपोल लेंथ। कुछ और टर्म्स अपन देखेंगे। सबसे पहले डायपोल समझे, डायपोल के बाद देखिए डायपोल लेंथ। अब देखते हैं डायपोल एक्सिस। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों चार्जेस के एक्सिस से होकर गुजरती है, उसको अपन बोलते हैं डायपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। फिर से डेफिनेशन लोगों को सुनना। एक चार्ज के सेंटर और दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। और जो इमेजिनरी लाइन, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन इस एक्सिस से होकर के गुजरती है, जो इमेजिनरी लाइन डायपोल के एक्सिस से होकर के गुजरती है, उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। समझ आया, तो ये हो गया डायपोल एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब सवाल आ रहा है मन में कि भाई ये डायपोल जो है, डायपोल कैसे होता है, क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में ना जाते हुए हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन समझेंगे डायपोल के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए जानेंगे मॉलिक्यूल के टाइप। ठीक है, तो जनरली जो है आयंस के बेसिस पे, आयंस के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको दो टाइप का मानते हैं। पहले होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ आया। तो देखो आयंस के थ्रू जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के पोजीशन के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तब हमको देखने को मिलते हैं दो टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, तीसरा भी होता है, लेकिन तीसरा अभी छोटे क्लासेस में नहीं है, वो कॉलेज में देखने को मिलेगा। तो दो आयंस होते हैं। सबसे पहले होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। आयंस के बेसिस में दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या यहाँ तक समझ आया। ठीक है, पहले हमने डायपोल मोमेंट का पहले हमने क्या इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन देखी, फिर डायपोल लेंथ समझा, डायपोल एक्सिस समझा। अब हम समझ रहे हैं कि आयंस के बेसिस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होता है पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ आया। अब जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल, क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल्स इसमें हम क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा पोलर, दूसरा होगा नॉन पोलर। तो पहला आएगा नॉन पोलर। ठीक है,
इधर आएगा पोलर। ठीक है, तो पहले पोलर नॉन पोलर देखेंगे, फिर पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे, एक एक करके समझते हैं पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझो, जैसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं N2 समझते हैं ना, N2। अच्छा N2 में बताओ कितने नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है, कितने हैं, 2। तो N2 हो गया है ना, H2 हो गया, O2 हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में हम पढ़े थे, सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा नॉन पोलर होते क्यों हैं, देखो हर एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ओके, तो आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पॉजिटिव आयन के जस्ट ऊपर ऐसा सैंडविच होकर के एक नेगेटिव आयन भी है, मतलब पॉजिटिव आयन के जस्ट ऊपर क्या है, नेगेटिव आयन है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, है ना, तब उस टाइप के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। और जब सेपरेशन नहीं है तो डायपोल मोमेंट फॉर्म नहीं होगा। डायपोल फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। समझ आया। तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में ना जाते हुए केवल हम यहाँ पर ये समझेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है। तो जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं N2 H2 O2, इन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं, सैंडविच रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये डायपोल मूवमेंट फॉर्म नहीं कर पाते, डायपोल फॉर्म नहीं कर पाते, डायपोल फॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए कौन सा टाइप के मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं H2O, सिंपल एग्जांपल H2O वाटर, है ना, पानी। ओके, और क्या है, HN3 या और भी HCl, है ना, HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सब बेसिक एग्जांपल है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो इन मॉलिक्यूल में देखिए, ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे, है ना। इनमें भी पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, लेकिन इनके पॉजिटिव आयन और इनके नेगेटिव आयन एक दूसरे के ऊपर सैंडविच या फिर कंसाइड नहीं होते। समझ आया। इनके जो पॉजिटिव आयन है या इनके जो नेगेटिव आयन है एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रखते, ये दोनों ऐसे सेपरेट रहते हैं। क्या रहते हैं, सेपरेटेड। इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेपरेशन। इन मॉलिक्यूल के आयन के बीच में क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन होगा तो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस है कुछ एंगल में भी होते हैं, है ना। कुछ मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, कुछ एंगल बनता है, केमिस्ट्री में उतना ना जाते हुए, है ना, एंगल वगैरह को नहीं समझेंगे, क्या एंगल बोलते हैं, क्यों एंगल बोलते हैं, बस ये समझना इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, इसलिए क्या फॉर्म करते हैं, डायपोल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, डायपोल फॉर्म करते हैं। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म में देखेंगे डायपोल मूवमेंट क्यों फॉर्म होता है, और डायपोल मूवमेंट किधर से किधर शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग के कारण कभी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बनता है, डायमैग्नेटिक बनता है, वो बाद में देखेंगे। बट अभी जानिए कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस के बीच में क्या रहता है, कुछ डिस्टेंस रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के ऊपर सैंडविच नहीं होता, इसलिए इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या समझ आया इतना, ओके। क्या पता रुक गया हो, ओके। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े, फिर हमने पढ़ा डायपोल लेंथ, फिर क्या पढ़ा, डायपोल एक्सिस पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने देखा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में समझा। अब हम क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ऊपर नहीं दिख रहा है। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, ये पहले हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, फिर हमने देखा डायपोल एक्सिस, फिर हमने देखा डायपोल लेंथ, फिर हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए डायपोल कैसा होता है, इधर हो गया एक नेगेटिव चार्ज, इधर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम ले लेते हैं 12। क्या लेते हैं, 12। ओके, अच्छा तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, -q चार्ज, और यहाँ पर मान लो क्या है, +q चार्ज। क्योंकि डायपोल का डेफिनेशन क्या बोलता है, two charges of equal magnitude and opposite in nature. So these two charges are what? These two charges are equal in magnitude, but their nature are opposite, and the separation between them will be 12. Okay? अच्छा, अब ये जो डायपोल है, देखना यहाँ पर, अगर मैं इस डायपोल का किसी भी साइड के एक चार्ज को पिक कर लूँ, यहाँ भी -q है, इधर +q है, किसी भी एक चार्ज को मैं पिक कर लूँ, क्यों, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, चार्ज के केवल क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ,
है ना, डायरेक्शन या फिर सिंबल अपन नहीं ले रहे हैं, माइनस पॉजिटिव अपन नहीं ले रहे, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर मैं किसी एक साइड के चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड ले लूं और उसको प्रोडक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, दोनों के बीच के सेपरेशन से, दैट इज q इंटू 2l। तो ये जो नया चीज बना है q इंटू 2l, इसी को बोलते हैं p, इसी को बोलते हैं स्मॉल p। ये स्मॉल p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट भी समझेंगे, लेकिन यह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन सोचिए क्या होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन साइड ऑफ ए डायपोल टू द सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एक साइड के चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन। तो ये जो नया फिजिकल क्वांटिटी है होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ आई? या सिंपल बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन। अगर आप वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर लगा दें अगर यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ एक से, ये ओके। अगर यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, वेक्टर लगा दूं, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो सभी जानते होंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना, वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ओके। अच्छा, यूनिट देखिए, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। Q यानी कि होता है चार्ज, चार्ज को हम नापते हैं कूलम में और लेंथ को नापते हैं मीटर में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। समझ आया? यहाँ पर से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला की शुरुआत कहां से करते हैं, m फॉर मास, m फॉर मास, फिर L, फिर T, और उसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको रखना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर एम्पियर रखना पड़ेगा तो मैं A रखूंगा। समझ आया? पहले क्या शुरुआत होगा, MLT, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही रखना चाहिए। आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर मान लो लेंथ और टाइम बस दिया तो भी मास को गायब नहीं करेंगे, मास को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। समझ आया? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कूलम। कूलम का क्या होगा, कूलम को क्या लिख सकते हैं अपन, कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू क्या, टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब दिमाग में आएगा सर कूलम को एम्पियर सेकेंड कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। चार्ज को अपन बोलते हैं कूलम, करंट का हो गया यूनिट एम्पियर और टाइम का हो गया सेकेंड। ठीक है, तो एम्पियर का जब अपन एम्पियर को डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखते हैं तो एम्पियर का क्या होता है A और सेकंड का क्या हो जाता है T। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया कूलम का, AT। क्या आ गया, AT। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, AT। समझ आया? AT तो रहेगा, A भी बन रहेगा, T भी बन रहेगा, ठीक है। और साथ में मीटर, क्या है, मीटर। तो मीटर का क्या होता है, लेंथ। मीटर का क्या होगा, लेंथ। लेकिन मास यहाँ पर क्या होता है, जीरो। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L1 T1 A1। समझ आया? तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको फॉर्मूला पता है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से आप यूनिट निकालिए, यूनिट से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो कूलम का क्या होगा 80, मीटर का क्या हो गया लेंथ, m क्या हो गया अपना 0। ठीक है, ओके।